प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस BA प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, साथ ही गत वर्ष आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा जो मासिक जो पाठ्यक्रम तय किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपका जो जुलाई और अगस्त का जो पाठ्यक्रम है वो भाषा विज्ञान पर आधारित है। जुलाई का पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर आधारित था, जिसमें मैंने 4-5 प्रश्नों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। हिंदी के उद्भव और विकास पर लेख लिखिए, या हिंदी के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए, या हिंदी शब्द का अर्थ, उसके व्यापक अर्थ और उसके विकास के प्रमुख चरणों पर प्रकाश डालिए, या आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, और साथ ही हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उनसे निकली हुई 18 उपबोलियों का क्षेत्र और उनकी विशेषताएं, भाषा वैज्ञानिक परिचय, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी में अंतर, और साथ ही अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, इनकी प्रमुख बोलियां, इनकी प्रमुख भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं, ये आपका था पाठ्यक्रम जुलाई और अगस्त का। यानी अगस्त में अवधी, ब्रज और राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास। अगस्त का पाठ्यक्रम 20 अंकों पर आधारित है आपका पाठ्यक्रम, और जुलाई वाला भी 20 अंकों पर आधारित है। इन दोनों में से 20-20 अंकों के ये प्रश्न बनते हैं, यानी 40 अंकों का भाषा विज्ञान हम अगस्त के पाठ्यक्रम पर पूर्ण कर चुके हैं। उसके बाद में उसके बाद में सितंबर वाला जो पाठ्यक्रम है, जिसमें राजस्थानी भाषाओं है उसकी उपभाषाओं का सामान्य परिचय, भाषा वैज्ञानिक परिचय, उनकी बोलियों का, वो भी हमने अभी पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में इसको पूर्ण कर लिया है। और अक्टूबर माह का जो आपका पाठ्यक्रम है, जिस पर आपका जो 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें काल विभाजन, नामकरण और कालगत परिस्थितियाँ, प्रत्येक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ प्रमुख रचनाकारों से संबंधित, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इससे संबंधित हैं। तो जो अक्टूबर माह का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो टॉपिक आपके दे रखे, काल विभाजन, आदिकाल का नामकरण और कालगत परिस्थितियाँ, यानी आदिकाल की परिस्थितियाँ, जिसमें मैंने काल विभाजन पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने उसको पढ़ा, और कालगत जो परिस्थितियां हैं जिसको हमने जस्ट पिछली ऑनलाइन कक्षा से इसको आरंभ किया, और आज की कक्षा और एक आगे की जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें यह समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों और उसकी पृष्ठभूमि को पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा, उसी के क्रम को जारी रखते हुए आज हम धार्मिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात कर रहे हैं। धार्मिक परिस्थितियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तत्कालीन जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी उसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ा है। देखिए, इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ साथ, ध्यान दें, भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। ध्यान दें, राजपूत वंश के जो राजा थे अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में कतई विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। हाँ, गहेड़वाड़ राजा स्मार्थ मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तरी भारत में
धीरे धीरे शैव मत बौद्धों एवं स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। यानी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य इसमें लिखा गया था, जो भक्ति, उपदेशात्मक और वैराग्य से संबंधित है। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन्हीं वज्रयानियों को सिद्ध कहते हैं। धर्म की ये विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचारहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। यानी सिद्धों का अशिक्षित जनता पर अधिकतम प्रभाव था। तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार प्रदर्शन द्वारा वो सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध और सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार हृदय के भीतर किया जा सकता है, घट के भीतर किया जा सकता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी ने इसी मत का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध एवं बाह्य आडंबरों का खंडन भी किया है। भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर गुजरात में भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू कवि पुष्पदंत, हेमचंद्र जी, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी थी। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर भी पड़ रहा था और ये भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था। बौद्ध और जैन धर्म में आई हुई इस विकृति से वैदिक धर्म एवं पौराणिक धर्म में भी विकृतियां आ गई थी। वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पाशुमत और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में भी बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप प्राय लुप्त हो चले थे। उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। यद्यपि मुसलमानों का आगमन हो गया था, किंतु ये धर्म अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार रचनाओं को देखा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ जिनका प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म यानी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी परिस्थिति, वो है सामाजिक परिस्थितियाँ आदिकाल की कैसी थी। देखिए, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी, यानी बिखराव आ गया था। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों
और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, जादू, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष यानी अकाल, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। यानी वो इन बाह्य आडंबरों में उलझती जा रही थी जनता। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध हो जाते थे जो वेद विरोधी थे। यानी निम्न वर्ग के लोग भी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे और वेद विरोधी उनको माना जाता था। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। राजपूतों में शौर्य तो था, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा यानी आपसी दुश्मनी एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर गृह कलह में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वह मात्र भोग्या बनकर रह गई थी, जिसका आगे चल कर के प्रभाव हमने रीतिकाल में भी देखा है। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोढ़ था, भयंकर बीमारी थी। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी जो प्राय युद्ध का कारण बन जाया करती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात थी। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंग रैलियों में व्यस्त रहते थे, यानी भोग विलास में डूबे रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की इस पतनोन्मुखी स्थिति का पूरा चित्र हमें उपलब्ध हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा है आदिकालीन धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति जिन्होंने आदिकालीन साहित्य को गहरे रूप से प्रभावित किया है, और इन तत्कालीन परिस्थितियों की गहरी छाप आदिकालीन साहित्य में हमें देखने को मिलती है। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम इन आदिकाल की इन परिस्थितियों में शेष बची हुई दो परिस्थितियां जो है साहित्यिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति, और उसके बाद निष्कर्ष की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ मैं, ये जो भी नोट्स हैं ये हम बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये हमारी पढ़ाने की जो व्यक्तिगत संपत्ति हैं जिसको हम सीधे ही आपके पास भेज रहे हैं। कॉलेज के कक्षावार जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें हम इनके PDF नोट्स बना करके प्रेषित कर रहे हैं, वहाँ से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही ये जो जितने भी नोट्स हमारे हैं ये मॉडल आंसर के रूप में हम बना करके इनके ऊपर जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑनलाइन, और ये हमारे अपने कॉलेज के CCE राज गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर भीलवाड़ा के CCE राज चैनल पर भी हम अपलोड कर रहे हैं। वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट जो बनाई हुई है, प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक कक्षावार प्लेलिस्टें बनी हुई है, जिसमें जैसे मान लीजिए हिंदी विषय की प्लेलिस्ट है और कक्षावार यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप इनको जैसे ही क्लिक करोगे तो उस विषय से संबंधित सारे वीडियोज खुल करके ओपन होकर के आपके सामने आ जाएंगे। आप वहाँ से भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही इनके जो लिंक हैं वो लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से भी इनको ओपन कर सकते हैं। एक अनुरोध ये है कि जिन विद्यार्थियों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन है और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ वो अपने व्हाट्सएप नंबर हमारे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दें ताकि उनको इन व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड कर सकें और ताकि इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा उनको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और अगली ऑनलाइन कक्षा हम साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, थैंक यू।